नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी मुख्य परीक्षा के हिसाब से आप सभी से लगातार प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 6 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125 शब्दों में, 200 शब्दों में या फिर 250 शब्दों में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने भले ही इसको यूपी एलटी और यूपी जीआईसी की दृष्टिकोण से आपके सामने रखने का प्रयास किया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर किसी प्रवक्ता परीक्षा में लिखित प्रश्न पत्र के आधार पर होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बीए एमए के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने लिखित परीक्षा के अंतर्गत भाषा पर बातचीत की थी। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने भाषा पर आप सभी से चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे साहित्य के ऊपर। और जब भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले जिस प्रश्न से हमारा सामना होता है वो प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं उसी पर हम बातचीत करेंगे। तो देखिए प्रश्न का उत्तर लिखते समय कैसे शुरुआत होनी चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन लिया हुआ है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, इसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन क्यों जरूरी है? आपके उत्तर को प्रामाणिक और प्रभावी बनाने के लिए यह कथन महत्वपूर्ण है। शुक्ल के पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए, तमाम इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह के रूप में ही माना गया। तो शुक्ल जी ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने लिखा कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड में क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यानी कि केवल उसमें केवल परिचयात्मक रूप से विवरण दिया गया है तो वो इतिहास के अंतर्गत नहीं आ सकता। आखिरकार इतिहास क्या हो सकता है, जब हम आगे बात करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो इस कथन से आप अपने प्रश्न का उत्तर शुरू करेंगे। तो जैसे ही किसी के सामने ये कॉपी आपकी जाएगी तो लगेगा कि ये विद्यार्थी न सिर्फ पढ़ने में अच्छा है बल्कि मूल किताबों का भी अध्ययन किया हुआ है। तो इस कथन से आप शुरू करेंगे, फिर आगे लिखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा रही है। इस परंपरा को ठीक से समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास को केंद्र बिंदु के रूप में रखना होगा। अतः इस पूरी परंपरा को आचार्य शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर कालखंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। यानी हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पर बात करेंगे तो केंद्र में रखेंगे शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को। ठीक है, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनका जो रहा है उसको केंद्र में रखेंगे। इसके बाद उसके पहले के जो भी इतिहास ग्रंथ रहे उस पर बात करेंगे, उनके समय के जो इतिहास ग्रंथ रहे उस पर बात करेंगे, उनके बाद जो लिखे गए इतिहास ग्रंथ थे उनके ऊपर बात करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे छोटे छोटे पैराग्राफ को आधार बनाते हुए अपनी बातों को रखना है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हमने बात कर लिया शुक्ल के दृष्टिकोण के हिसाब से, फिर उनके इतिहास को केंद्र बिंदु के रूप में रखा। अब हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के 2 रूप थे। कौन कौन से रूप थे? अनौपचारिक इतिहास लेखन और औपचारिक इतिहास लेखन। अनौपचारिक इतिहास लेखन के अंतर्गत हमने कुछ ग्रंथों का नाम दिया है, जिसमें भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा,
84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता आदि ग्रंथ प्रमुख थे, जिनमें इतिहास बोध का अभाव था। ये ग्रंथ प्रायः कवियों के जीवन परिचय पर आधारित थे, यानी कि जो एक इतिहास दृष्टि होनी चाहिए वो अनौपचारिक इतिहास लेखन में पाए जाने वाले ग्रंथों में नहीं दिखाई पड़ती है, उसका अभाव था। तो अनौपचारिक इतिहास लेखन में किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है? 3-4 ग्रंथ हैं, जैसे भक्तमाल, आपके दिमाग में इसके लेखक का नाम आना चाहिए, नाभादास, जिसमें इन्होंने तमाम कवियों का जीवन परिचय दिया। उसी तरीके से 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता, वे ग्रंथ इतिहास पर आधारित नहीं थे, उसमें ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, इतिहास दृष्टि का अभाव था, सिर्फ उसमें कवियों के जीवन परिचय को दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अनौपचारिक इतिहास लेखन मानते हैं। अब औपचारिक इतिहास लेखन क्या है? इस परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती है, जिसमें कुछ इतिहासकारों ने इतिहास की दृष्टि से पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, जिनका विवरण इस प्रकार है। हम आगे विवरण को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि 19वीं शताब्दी क्या है, यानी कि जो 1800 के बाद का जो समय रहा है वो 19वीं शताब्दी है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो अनौपचारिक इतिहास लेखन था, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता, इन ग्रंथों में भी कवियों को एक जगह संकलित करके लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सब संकलन केवल तथ्यों के संग्रह के रूप में थे, उनमें इतिहास दृष्टि का अभाव था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये 1800 ईस्वी यूं ही नहीं हम बता रहे हैं, बल्कि आपके दिमाग में फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी गद्य लेखन की शुरुआत और तमाम संसाधनों के आगमन की बात हो जाती है, जिसको कि हम नव जागरण से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे लोगों के मन मस्तिष्क में इतिहास दृष्टि विकसित हुई, और आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कोई लिखा तो वो भारतीय नहीं था, बल्कि एक विदेशी था। तो उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से, उनका नाम था गारसा द तासी, जिन्होंने 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लितिउत्तर एंदुई हिंदुस्तानी लिखी। इसमें तासी ने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया है, लेकिन इनकी प्रस्तुति कालक्रम के अनुसार नहीं, वर्ण क्रम के अनुसार की गई है, इसलिए यह इतिहास कम, तथ्यों का संग्रह अधिक है। यानी जो 19वीं सदी में 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने जो फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था इस्तवार द ला लितिउत्तर एंदुई हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ में तासी ने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया है, और ये विवरण काल क्रम के अनुसार नहीं है, बल्कि वर्ण क्रम के अनुसार है, जिसको कि हम अल्फाबेटिकली कर सकते हैं, ABCD के हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि क ख इस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे जो वर्ण के आधार पर कवि उनको मिले, चाहे वो हिंदी के हों चाहे उर्दू के, उनको एक जगह संकलित कर दिया। ठीक है, जैसा कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा गारसा तासी का क्या रोल रहा है। उन्होंने लगभग 738 कवियों को लेकर अपना ग्रंथ लिखा, उसमें सिर्फ 72 कवि ही हिंदी के रहे और बाकी जितने भी कवि रहे उर्दू। क्यों? इसका कारण है कि गारसा तासी का झुकाव थोड़ा सा उर्दू की तरफ था, और ये सारी कहानी जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित अनुराग हिंदी एकेडमी पर 91 वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कौन कहता है कि लिखित परीक्षाओं में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई कोटेशन या फिर कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है? क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी समझ विकसित होगी, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होगा। तो इतिहास ग्रंथ को जरूर पढ़िए। अगर नहीं समझ में आए तो 91 वीडियोज की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, थोड़ा सा वक्त निकालकर आप देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पता चल गया अब कि गारसा तासी ने 1839 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया और उन्होंने फ्रेंच भाषा में
इस ग्रंथ को लिखा और इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों को शामिल तो किया, लेकिन उनका जो विवरण दिया वो काल क्रम के अनुसार नहीं था बल्कि वर्ण क्रम के अनुसार था। इसका मतलब है कि इसमें इतिहास कम और तथ्यों का संग्रह अधिक था। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि इतिहास लिखने के लिए आपके मन में काल का दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है, कि इसको कालक्रम के अनुसार लिखा जाए, तथ्यों का कालबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए। तो इसका अभाव गारदासी के ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। आगे चलकर मौलवी करीमुद्दीन ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी। इसमें भी हिंदी के कवियों के नामों का उल्लेख है। यह भी तथ्यों का संग्रह मात्र है जिसमें इतिहास बोध का अभाव है। यानी आप देख रहे हैं कि लगातार 19वीं सदी में भी जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो पहले के जो अनौपचारिक इतिहास ग्रंथ थे उनसे थोड़े से बेहतर स्थिति में थे, लेकिन उसमें भी इतिहास दृष्टि का अभाव दिखाई पड़ता है शुरुआती दौर में। आगे चलकर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा जिसमें लगभग 1000 कवियों की जीवनियां तथा कविताएं प्रकाशित की गईं। इसमें भी इतिहास बोध का अभाव है। इसकी रचना भी वर्ण क्रम पद्धति में की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर के जो 3 इतिहास ग्रंथ आपको दिखाई पड़े सभी में तथ्यों का संकलन किया गया और सब में इतिहास दृष्टि का अभाव दिखाई दिया। आगे चलकर कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन और मजबूती के तरफ जाता है बात क्लियर होगी। अब बात करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के ऊपर। जो अभी तक अभाव दिखाई पड़ रहा था उसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने पूरा किया। 1888 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पहली बार साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य इतिहास और आलोचना की दृष्टि से किया। इनका एक ग्रंथ छपा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह पहला ग्रंथ है जिसमें न सिर्फ साहित्यकारों का परिचय काल क्रम के अनुसार दिया गया बल्कि काल विभाजन व नामकरण का गंभीर प्रयास भी किया गया। विभिन्न युगों की ऐतिहासिक स्थितियों व साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी इसमें मिलता है। तो जिस दृष्टि का अभाव अभी तक ऊपर के इतिहास ग्रंथों में दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको पूरा कर दिया। उनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और ये पहला ग्रंथ है जिसमें साहित्यकारों का परिचय दिया गया और साथ में कालक्रम को ध्यान में रखा गया, काल विभाजन करने का प्रयास किया गया, नामकरण करने की कोशिश की गई और यही नहीं, विभिन्न युगों की ऐतिहासिक स्थितियों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया गया, मूल्यांकन भी किया गया। एक तरह से ये पहला ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें कि काल विभाजन और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखा गया जो कि इतिहास दृष्टि से जरूरी थे और उसमें आलोचना के तत्व का भी मिश्रण किया गया। इसीलिए हमने शुरुआत में लिख दिया कि इतिहास और आलोचना की दृष्टि से यह ग्रंथ लिखा गया। इसमें लिखने के लिए और भी ढेर सारी चीजें लिखी जा सकती थी, लेकिन समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए और शब्दों का ध्यान रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण चीजें थी उन्हीं को रखा है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद जो अगला नाम आता है वो है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु 3 भाई थे जिनके नाम थे सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। अगर आप ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये मिश्र बंधुओं से संबंधित सवाल बार बार पूछा जाता है। 3 भाई कौन कौन थे? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने मिलकर एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। 4 खंडों में इनका ग्रंथ था। इसके प्रथम 3 खंड 1913 ईस्वी में छपे और चौथा खंड 1934 ईस्वी में। इसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन व साहित्य का वर्णन था। इन्होंने तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखा। इसमें काल विभाजन व नामकरण हेतु अधिक परिपक्व प्रयास किया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्लाइड है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ये दोनों जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में बिंदु हैं, इन बिंदुओं में काल विभाजन और नामकरण पर जोर दिया गया है। अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को
चारण काल कहा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा और साथ में 11 अध्यायों में अपना इतिहास ग्रंथ विभाजित किया हुआ था। तो ये बातें भी आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से मिस्र बंधुओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा और कई नामकरण किए, तो इसको लेकर आप लिख सकते हैं। लेकिन परीक्षा में जो एक ठोस तरीके से उत्तर लिखना चाहिए, हमने एक एक पॉइंट यहाँ पर रख दिया है। आपने देखा कि शिव सिंह सरोज में कुल 1000 कवियों को रखा गया था, यहाँ पर मिस्र बंधु विनोद में कुल 5000 कवियों को रखा गया। यानी कि लगातार रिसर्च चलते रहे, शोध कार्य चलते रहे और कवियों का जो भी उनकी संख्या थी उनको बढ़ाते गए इतिहासकार। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जरूर ध्यान में रखिए। आगे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर, यानी कि अभी तक हमने जिन 4 ग्रंथों के ऊपर बात की वो शुक्ल के पूर्व इतिहास ग्रंथ थे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान क्या रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। इसके बाद हिंदी साहित्य का विकास और अंततः हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग कर साहित्य इतिहास में आने वाली काल विभाजन व नामकरण की समस्याओं का लगभग पूर्ण समाधान कर दिया। उन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। यह काल विभाजन इस प्रकार है। और आप देखेंगे कि जितने भी बाद के इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनके आधार के रूप में रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है। शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया वो क्या रहा? वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और गद्य काल संवत 1900 से अब तक। तो ये उनका काल विभाजन रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये काल विभाजन करने का आधार कहां से मिला, उसके बारे में बात करें तो आचार्य शुक्ल का यह वैज्ञानिक चिंतन विधेयवाद पर आधारित है, जिसके प्रवर्तक तेन थे। ठीक है, तो फ्रेंच विद्वान तेन जिन्होंने विधेयवाद का प्रवर्तन किया था और शुक्ल जी ने उसी को आधार बनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने जनता के चित्तवृत्ति का ध्यान दिया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा। और जो हमने शुरू में एक कथन कोट किया था कि सारे रचना कालों को ध्यान में रखते हुए आदि मध्य नहीं बांटा जा सकता, ये वृत्त संग्रह हो सकते हैं, उसमें इतिहास चेतना भी होनी चाहिए। तो उन सभी चीजों का ध्यान रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो शुक्ल जी पर जितना आपको उत्तर लिखना चाहिए हमने पूरा यहाँ पर दे दिया है। इससे ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है कि समय का अभाव हो जाए और आपका उत्तर अधूरा रह जाए। ठीक है, और अंत में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो शुक्ल के बाद की जो परंपरा रही है उसको हमें एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से बता देना है, जिसमें कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, इनका ग्रंथ आदिकाल से भक्ति काल तक ही था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका दृष्टिकोण परंपरावादी था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने भाषा एवं संवेदना पर जोर दिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र द्वारा संपादित किया गया, जिसमें एक से अधिक अपने विषय के विशेषज्ञ लोगों द्वारा उसमें आर्टिकल लिखा गया, जिसको कि नगेंद्र ने एक जगह संपादित कर दिया। आगे और भी हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से टकराते हुए कुछ नई स्थापनाएं दी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने छात्रोपयोगी दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिससे कि विद्यार्थियों का बेस तैयार हो। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, जिन्होंने कि स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ये शुक्ल के बाद जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ थे, लिखने के लिए तो सैकड़ों इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, आप चाहें तो दिन भर इसी प्रश्न का उत्तर लिखते रह जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 125 शब्दों को, 200 शब्दों को और 250 शब्दों को। और अंत में आप अपने प्रश्न का जो निचोड़ लिखेंगे वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से ही एंड करेंगे। उन्होंने लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी
परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन निश्चित वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इस तरीके से अपने उत्तर की आप समाप्ति करेंगे, तो जिससे आपका उत्तर आप देख रहे हैं कि शुरुआत शुक्ल जी के कथन से हुई और अंत शुक्ल जी के कथन से हुआ, और बहुत ही ठोस उत्तर आपने लिखा है। जिसके पास भी आपकी कॉपी जाएगी, आपकी लिखावट सुंदर होती है, तो कंटेंट के हिसाब से आपको अधिकतम अंक यहाँ पर मिल सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत वस्तुनिष्ठ संकलन तैयार किया उनके इतिहास ग्रंथ के आधार पर, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसमें हमने पूरे कथनों पर आधारित प्रश्नों को बनाया हुआ है, जिससे कि आप कथनों को सही प्रश्न के साथ जोड़कर अपने उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं। लिखने के लिए तो आपके साथ जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे वो कोई ना कोई जवाब देकर आएंगे, लेकिन जब आप इस तरीके से अपना उत्तर लिखेंगे तो उत्तर देखने वाला भी, जांचने वाला भी झूम उठेगा और आपकी कॉपी पर अधिकतम नंबर देकर बगल में रखे हुए अपने बोतल से पानी पिएगा और उसको लगेगा कि अभी भी लिखित परीक्षाओं में जान है और विद्यार्थी सही मायने में लिखने में माहिर हैं, अच्छा लिख रहे हैं। तो फिर बाद में आप जब चयनित होंगे तो आप बताएंगे कि इसको तो हमने अनुराज हिंदी एकेडमी से पढ़ा हुआ था, जहां पर शिक्षक कम, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है और दिल खोल के बताया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर आप बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिखेंगे, चाहे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या कहीं भी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बीए एमए की परीक्षाओं में जा रहे हो, वहां पर आप अच्छा उत्तर लिखेंगे और अधिकतम अंक को पाएंगे। तो आज के वीडियोज के लिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।